Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is All India Radio. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaurang Dhawan Lal and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद रहेंगे वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ गौरा। Thank you, Amit. A quick look at the headlines. Domestic indices fall more than 0.5%. Sensex closes below the 61,350 level. Nifty settles below the 18,300 mark. Gold climbs to trade above 54,200 rupees per 10 grams for February contracts at the MCX. And Brent crude slips more than 2% to $79.60 per barrel. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में 0.5% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स 61,350 के स्तर से नीचे दर्ज हुआ। निफ्टी भी 18,300 के नीचे रहा। एमसीएक्स में फरवरी के वायदा कारोबार में सोना 54,200 से ऊपर दर्ज हुआ और ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव 2% से अधिक की गिरावट से $79.60 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज हुए। वैश्विक बाजारों के कमजोर संकेतों से घरेलू शेयर सूचकांकों में आज 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.8% के नुकसान से 461 अंक लुढ़ककर 61,338 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 146 अंक गिरकर 18,269 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1.4% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% की गिरावट दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today fell more than 0.5% amid negative cues from global share markets. The BSE Sensex finished below 61,350 points, while the Nifty settled below the 18,300 level. The BSE Sensex declined for 61 points, or 0.75%, to close at 61,338 points. The Nifty also plunged 146 points, or 0.79%, to end at 18,269. In the broader market at the BSE, the mid-cap index declined 1.4% and the small-cap index ended 0.84% down. In the Sensex pack, 4 companies posted gains while 26 logged losses. HDFC Bank was the top gainer as it added 0.5%, followed by Hindustan Unilever, which surged 0.3%. On the other hand, Dr. Reddy's Lab declined 3.6% and Mahindra & Mahindra slipped 2.8%. Asian Paints fell 2.3% and TCS ended 2% down. In sectoral indices at the BSE, all 20 sectors logged losses. The services sector declined 1.7%, realty index plunged 1.6% and consumer discretionary fell 1.4%. Industrial and healthcare both indices slipped 1.3% each. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,344 companies gained, while 2,213 fell. Shares of 105 companies remained unchanged. हमारे साथ चर्चा करने के लिए ऑनलाइन मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। पुनीत, किस तरह से बाजार की दशा दिशा को देखेंगे? हम पिछले शुक्रवार को अगर बात कर रहे थे तो ये माना गया था कि हाँ, चूंकि मुनाफा वसूली इस स्तर पे लाजमी है, जायज है, वो हुआ, लेकिन तकरीबन पूरे सप्ताह गुजर गया और अगर हम देखें 1 महीने का जो स्तर था वापस सेंसेक्स वहीं पे आके टिक गया है। क्या माने, वैश्विक बाजारों का दबाव है, घरेलू कंपनियों का दबाव है या वैश्विक परिस्थितियों का ही दबाव काम कर रहा है? जी अमित, तो जैसे आपने कहा कि जो अभी फिलहाल हाल में जो स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स हैं वो कई उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो इंटरप्ले कर रहे हैं। अगर हम डोमेस्टिक लेवल पर देखें तो जो स्टॉक इंडेक्सेस थे वो रिकॉर्ड हाई टच किया उन्होंने इस सप्ताह और काफी उत्साह था इन्वेस्टर्स में।
लेकिन हम ग्लोबल अगर फैक्टर्स देखते हैं तो वहाँ काफी प्रेशर रहा स्टॉक मार्केट के ऊपर। यूएस में हमने देखा कि काफी गिरावट आई है, और मुझे लगता है उसके चलते एक तो एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने दोबारा से भारत के बाजारों में काफी जमकर बिकवाली करी। एक तो वो एक प्रेशर डेफिनेटली मार्केट के ऊपर रहा, और कुछ हद तक मैं कहूंगा कि रिकॉर्ड लेवल्स पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हमने भारत में देखी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी सेलिंग करी, रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी सेलिंग करी। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल ग्लोबल फैक्टर्स के सामने जो हमारी डोमेस्टिक स्ट्रेंथ थी वो कुछ फीकी पड़ी है। क्या ये माना जाए कि जो फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी करी सिर्फ और सीधा उसका असर वहां ब्याज दर बढ़े और यहाँ शेयर बाजार लुढ़के? हाँ, मतलब शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अमित, जो अमेरिका में जो कमेंट्री थी, देखिए ब्याज दर वहां बढ़ रहे हैं, ये हमें ऐसी उम्मीद भी थी कि और बढ़ेंगे वहां पर, और 0.5% इंटरेस्ट रेट बढ़े वहां पर। लेकिन उसके साथ यूएस फेडरल रिजर्व ने ये बात कही कि वो अभी अगले वर्ष भी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते रहेंगे और ऊंचे स्तर पर इंटरेस्ट रेट्स को वो मेंटेन करेंगे। इससे एक फियर एक मार्केट इन्वेस्टर्स के दिमाग में आया है कि यूएस में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कोलैप्स कर जाएगी और रिसेशन भी शायद अगले साल हो वहां पर, और उसके चलते यदि हम देखें तो पूरे जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उस पर एक नेगेटिव असर पड़ेगा। तो उसको लेकर एक डेफिनेटली कॉशियस एटीट्यूड है, और प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली, और पर्टिकुलरली क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड लेवल्स थे। देखिए जो शेयर्स के जो प्राइसेस थे वो काफी ऊंचे लेवल पर थे, तो वहां मुझे लगता है इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग करना बेहतर समझा। Puneet, you see this as a correction, and do correct me if I'm wrong, because this cycle of inflation and then a possibility of a recession and then recovery. So this has happened a couple of times, and though the Indian market has held strong, and volatility seems to have become, a part of this whole cycle. So do you think this would continue for a few more months? You're right. Actually, I think volatility is going to be part of this market for at least next few months. Again, because I think markets are quite undecided which way economies will turn post this very steep interest rate cycle which we have seen in last few months. Particularly again, when markets like India, which have been very resilient, we were able to withstand substantial selling from FIIs, and we jumped higher. But I think now investors want to be cautious. They don't want to be bidding at higher prices without making an assessment of where the economy will go. And my own take is, and this, in fact, I mentioned last week also, that industries across the board are facing a lot of pressure because we have seen exports, they are dipping. There has been a lot of cancellation of orders from Europe and US, and we have seen that the economies the demand is beginning to wane. And I think markets are kind of adjusting to that reality, and that they're preparing for somewhat, 2 or 3 quarters of slowdown in economic activity, and that's why I think this cautious attitude is there. So what do you think would be, wise for investors to do, and what would be your advice? Because this thing that, the market is really inflated now, it's going to correct. Do you think this is the correction, or should they wait? Should they invest? And sectorally, what they should do? So it's a good question, because see, how the markets will behave and how investors should behave varies from the type of investors. So if you are a long-term passive investor, that is somebody whose main business is not trading in the markets, then I think one should not worry about cyclical downturns in the markets or the economy, which may last a couple of quarters. If you are a long-term investor and a passive investor, I think you should continue to invest in your SIPs. I think those should be maintained. You should continue to invest regularly in the market, whatever savings are there, whatever savings you want to put into the market. However, those who are somewhat short-term traders and they want to, they're active in the markets, I think it will be wise not to commit too much of funds right now. They may even take profits off the table wherever they are earning good handsome profits. So I think preparing for a short-term dip in the market will be good for active traders. For passive traders, I think they should stay in the markets and they shouldn't bother about what the markets will do in 3 to 6 months. They should ride out that decline. Right. पुनीत, अगर निवेश की ही बात है तो वो कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं या सेक्टर्स हैं जिसमें निवेश करना इस समय बेहतर साबित हो सकता है अगर हम
3 से 6 महीने का एक टारगेट पीरियड लेके चलें? तो अमित, हम ये समझते हैं कि जब भी इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है, और ये बात साफ है कि हमारे सामने कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए स्लोडाउन आ रहा है, तो जो जिसको हम वैल्यू स्टॉक्स कहते हैं, वैल्यू स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं जहां पर अर्निंग्स स्टेबल हैं, लो पी मल्टीपल्स हैं और डिविडेंड यील्ड अच्छी है, ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना डिफेंसिव या अच्छा एक स्ट्रेटेजी मानी जाती है। और जो बहुत हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं जहां पर आप इन्वेस्ट करते थे ये सोचकर कि जल्दी वहां पर तेजी आ जाएगी, ग्रोथ रहेगी, वहां पर अभी मुझे लगता है इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो डिफेंसिव सेक्टर्स की जब हम बात करें तो इस समय फाइनेंशियल सेक्टर स्टॉक्स, पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक जहां पर अच्छा डिविडेंड है, जहां अच्छे प्रॉफिट्स हैं, एक डिफेंसिव सेक्टर है, या फाइनेंशियल दूसरे एनबीएफसीज हैं, वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पिछले दिनों हमने देखा है पब्लिक सेक्टर कंपनीज में काफी तेजी रही है, वो भी मुझे एक ठीक लगता है। तीसरा, मुझे जो आईटी सेक्टर है, हमने देखा है भारत में जो आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं उसमें काफी करेक्शन आई है एंड दे हैज बिकम वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन वाइज। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि वो डिफेंसिव वैल्यूएशन में है। तो आप आईटी सर्विसेज कंपनी, जो बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी लार्ज कैप्स हैं, आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि काफी चॉइसेस हैं, इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि जहां पर लो पी मल्टीपल्स और अच्छे डिविडेंड्स हैं वहां आप निवेश कर सकते हैं। अच्छा पुनीत, एक चीज अक्सर देखा करते थे कि अगर सेंसेक्स और निफ्टी एक दायरे में चल रहे हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप वो एक अलग चाल में चला करते थे, लेकिन अगर आज के दायरे देखें तो मिड कैप तो सेंसेक्स से ज्यादा उसमें गिरावट आई है, जबकि स्मॉल कैप जरूर उसके साथ कदम ताल करता हुआ नजर आया है। अमित, आप ठीक कह रहे हैं, और इसका बड़ा सिंपल एक मैथमेटिक्स है कि जब भी हमने देखा है इकोनॉमिक ग्रोथ या ज्यादा आती है तो छोटी और मंझोली कंपनी जो है, स्मॉल कंपनीज जो है, वो ज्यादा ग्रोथ दिखाती हैं। इसी वजह से मार्केट्स में हमने देखा है कि वो उनके शेयर्स ज्यादा तेजी से चलते हैं। लेकिन जब तो एग्रेसिव ग्रोथ का पीरियड होता है उसमें स्मॉल एंड मिड कैप्स यूजुअली आउट परफॉर्म करते हैं लार्ज कैप्स को, और जब भी डिफेंसिव पीरियड होते हैं तो हमने देखा है कि लार्ज कैप्स आर बेटर टू बी बेटर, यू कैन से प्लेसेस, यू कैन हाइड बेटर इन लार्ज कैप्स। तो मुझे लगता है कि जो अब हम ट्रेंड देख रहे हैं वो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में काफी स्लोडाउन आ रहा है, वहां पर अब निवेश भी उतना नहीं आ रहा और वहां पर ग्रोथ भी अब उतनी नहीं है। तो कुछ समय के लिए मुझे लगता है लार्ज कैप्स बेटर रहेंगे, और आज का बाजार भी उस चीज को दर्शा रहा है कि जो लार्ज कैप्स, जो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स हैं, अब वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं लार्ज कैप्स स्टॉक्स। तो क्या ऐसे समय में एक विशेषज्ञ के तौर पे आपसे ये सलाह ली जा सकती है कि मिड कैप और स्मॉल कैप पे ज्यादा ध्यान दें निवेश करने का, अगर नजरिया लंबे समय का हो? देखिए अमित, जब हम स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। हालांकि ग्रोथ लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, वहां पर ज्यादा मिलता भी है, लेकिन वो रिस्की ज्यादा होता है। तो जो इन्वेस्टर जिनकी रिस्क एपिटाइट है, जो इस उतार चढ़ाव को बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके लिए मिड कैप्स और स्मॉल कैप ज्यादा सूटेबल है। लेकिन यदि आप सेफ्टी में ज्यादा विश्वास रखते हैं, आप ज्यादा खतरा नहीं मोल लेना चाहते, तो लार्ज कैप्स आपके लिए ज्यादा सूटेबल हैं। पर जो एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं, यानी जो कंपनीज को स्टडी करते हैं, थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं, वो लोग डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर स्मॉल कैप मिड कैप में अपने निवेश को मेंटेन करें, उसमें धीरे धीरे निवेश करते रहें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली वहां पर प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, वहां पर रिस्क या उतार चढ़ाव जो है वो ज्यादा होता है। पुनीत, अभी आपने बात करी कि पीएसयू बैंक्स जो हैं वो एक निवेश का अच्छा विकल्प हो सकते हैं। पीछे आप डिफेंस सेक्टर्स की कंपनियों में भी काफी आपने भरोसा जताया था, इस समय क्या आपका आकलन होगा? देखिए, मैं अभी भी ये मानता हूं कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है, यदि आप देखें तो भारत के जो पीछे जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ आई है उसमें जो फाइनेंशियल सेक्टर, पर्टिकुलरली जो क्रेडिट ऑफटेक रहा है बैंकिंग सेक्टर से, वो बहुत अच्छा रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि, और उनकी वैल्यूएशन भी बहुत अट्रैक्टिव हैं, और अब एक एनपीए साइकिल थी, जो एक खतरा था बैंक बैलेंस शीट्स को, वो रिस्क खतरा भी कम हुआ है। तो मुझे लगता है वो काफी सेफ है। थोड़ा बहुत देखिए 10-15 काफी तेजी से ऊपर आए थे, थोड़ी करेक्शन आ सकती है, पर मुझे लगता है कि यहाँ से अभी भी लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म में यहाँ पर ऊपर सेफ्टी है। एक तो डिविडेंड बहुत अच्छे मिलते हैं, हम देखते हैं बैंकिंग पीएसयू बैंक्स में, और पीएसयू एनबीएफसी जो हैं उसमें बहुत अच्छे डिविडेंड्स हैं। तो आप वहां पर मुझे लगता है कि अभी भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। इसी तरीके से आप देखें तो आईटी सेक्टर में भी कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज है, वहां पर आपको फंडामेंटल जो है वो काफी स्ट्रांग मिलेंगे। कुल मिलाकर मैं कहूंगा पीएसयूज आर अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड, और यदि आप वहां पर निवेश करते रहेंगे तो ठीक रहेगा, डिफेंसिव सेक्टर है।
पुनीत, अभी जिस तरह से चर्चा करी कि फेडरल रिजर्व अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई, पिछले दिनों रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करी थी, कितना दबाव अब नजर आता है कंपनी जगत के प्रदर्शन पर, क्योंकि हम तकरीबन इस साल की अंतिम तिमाही पे पहुंचने जा रहे हैं और तीसरी तिमाही खत्म होने के बाद चौथी तिमाही का आ जाएगा। ऐसे समय में कंपनियां कितने दबाव में नजर आती हैं और ये पूरी तरीके से भारत की जो जीडीपी है उस पर कितना असर डालेंगे। हालांकि अगर कुछ एजेंसियों की बात करें तो वहां पे जरूर उन्होंने अपना भरोसा बढ़ाया है। क्या कितना वाजिब लगता है, कितना कामयाब लगता है ये? देखिए अमित, अगर हम जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो हमारे सामने जो आ रहे हैं जीडीपी ग्रोथ के, तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा असर अभी तक जीडीपी ग्रोथ पर या इकोनॉमिक ग्रोथ पर उसका नहीं पड़ा है। जो जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं काफी एग्रेसिवली बढ़ाए गए, लेकिन जो हम कंपनी से बात कर रहे हैं, जो हम कमेंट्री सुन रहे हैं मैनेजमेंट से, हमें लगता है कि वो आने वाले समय में जो ऊंचे ब्याज दर हैं वो अब डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। अगर हम देखें तो चाहे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर हो, इवन कंज्यूमर नॉन डिस्क्रिशनरी सेक्टर जहां पर है, यानी एफएमसीजी कंपनीज जो है, वहां भी हमने देखा है कि डिमांड जो है वो कम हो रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण हमने देखा है कि जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, एक्सटर्नल सेक्टर है, वहां पर डिमांड कोलैप्स कर गई है। जो ऑर्डर्स यूरोप से आते थे, जो ऑर्डर्स बाकी एक्सपोर्ट हम भारत से करते थे, वहां पर काफी कमी आई है। और बल्कि आप अगर कल का जो ट्रेड डेटा आया था उसको देखें तो वहां पर हमने देखा कि जो इम्पोर्ट ग्रोथ है वो बहुत कम आ गई है। करीब फ्लैटिश एक्सपोर्ट ग्रोथ थी, इम्पोर्ट्स ऑलरेडी 5% बढ़े। तो ये बात साफ है कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, ग्लोबल इकोनॉमी है, वो स्लो डाउन कर रही है और इसके चलते भारत में भी इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा। अब वो कितना होगा, वेदर द ग्रोथ विल कम डाउन बिलो 6% और इट कम डाउन टू 5 to 6%, आई डोंट नो। वी विल ग्रो डेफिनेटली बिटवीन 5 and 6%, बट डेफिनेटली नॉट एज रैपिडली एज 7% दैट वी एक्सपीरियंस लेटली। पुनीत, बहुत संक्षेप में अपने बात करिए एफएमसीजी सेक्टर की। एफएमसीजी सेक्टर में गिरावट या वहां पे स्लो डाउन आने के क्या मायने समझे जाए कि क्या हमारी ग्रामीण क्षेत्र से जो डिमांड्स आती थी अब वो भी नहीं आ रही, उनके पास उनकी परचेजिंग पावर या उनकी जो क्रय शक्ति है उसमें भी कमजोरी आ रही है? और अगर ये आ रही है तो ये तो शायद कहीं कोई चिंताजनक या चेतावनी भरा बात नहीं है? देखिए अमित, यही एक सवाल रहता है जब इन्फ्लेशन हम देखते हैं कि काफी तेजी से बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन जो परचेजिंग पावर है उसको इरोड कर देता है। और ये हमने देखा है, इसका असर हम साफ देख रहे हैं कि जो परचेजिंग पावर है हाउस होल्ड की, इन्फ्लेशन की वजह से उसमें कमी आती है। हालांकि कुछ हद तक आमदनी जो है वो भी बढ़ती है, बट डेफिनेटली इन्फ्लेशन, और ये एक कारण है। देखिए सेंट्रल बैंक जितने भी हैं, चाहे रिजर्व बैंक हो चाहे यूएस फेड हो, वो इतना एग्रेसिवली इन्फ्लेशन से लड़ते क्यों हैं? इसलिए लड़ते हैं कि उनको मालूम है कि लॉन्ग टर्म में हाई इन्फ्लेशन जो है वो डिमांड को कोलैप्स कर देता है। तो डेफिनेटली हम हाई इन्फ्लेशन का असर देख रहे हैं। एक भारत में यदि मैं कहूं तो हमने बहुत अच्छा, आवर परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी गुड। हम लोगों ने इन्फ्लेशन को काफी कंट्रोल में रखा है और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि नंबर्स अब नीचे आ रहे हैं। पर फिर भी देखिए समय लगता है, ये ओवरनाइट आसान नहीं है बैटल को जीतना। इसलिए मैंने कहा कि 2 से 3 क्वार्टर यानी करीब 6 महीने से 9 महीने का समय लगेगा इन्फ्लेशन को प्रॉपरली कंट्रोल में लाने में और डिमांड को रिस्टोर करने में। तो ये एक चैलेंजिंग पीरियड होगा नेक्स्ट 6 मंथ। Puneet, so we will continue with this conversation. We'd definitely like to know more about, inflation in India. Can it become endemic? Do we need to keep the pace up? Or, if we get little gains, are we happy? We'll get to know more about our GDP and your expert comments on that. But right now, we'll go in for a short break, requesting the listeners to stay with us. अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। Welcome back, listeners. We come up with our next story. Finance Minister Nirmala Sitharaman today cited World Economic Forum data of 140 million middle-income households to be added to India's economy by 2030 as a sign of India's strength going forward. The WEF also projects 14 million high-net individuals, HNI households, to be added by 2030. Speaking at the 95th FICCI India Annual Convention in New Delhi, she highlighted several other uncertainties
as well, which are constraining the country's supply chains. She, however, said that the WEF projections indicate where the market's potential lies. Ms. Sitharaman asked the Indian industry to work out strategies as to how businesses operating in developed countries can look at India as a production or sourcing hub amid recession fears in the Western countries. She highlighted that the government has brought in a lot of facilitation and tweaking of rules to attract foreign investment into India. Puneet, do you see this as an opportunity for India and maybe, start right now, stay a little ahead of the curve to use this as Ms. Sitharaman has said, for investment opportunities in India? Because, as you said, we have performed well, we seem to have managed well, and, of course, we have a huge market within the country. Absolutely. I think, so to some extent, while there are a lot of global challenges, I think India has some kind of a Goldilocks situation where we have strong domestic economy. We have a government which is alive to that opportunity. See, right. We had many opportunities in the past, but if government regulation was not favorable, we did not become a large manufacturing economy. We became a large services economy, but somehow manufacturing has always lagged. Fortunately, the government at present is very rightfully focused on giving the incentives and in providing support to manufacturing. And if we really want to become a global power, we want to become the industrial powerhouse, I think we have to really grow in manufacturing. I think that is what the finance minister was alluding to, and also because she mentioned the fact that we have so much domestic market, so many middle class households coming up, being empowered. We have so many HNI households being empowered. The domestic demand will be very strong in India, which then supports us to be able to scale up economies, scale up our manufacturing, and go to export markets. So while we have an opportunity, fortunately we have a government which is alive to that opportunity and is tweaking its policies to meet that, to fulfill that opportunity. I think we are both lucky as well as we have this great opportunity ahead of us. Right. Puneet, when we look at, when the pace of growth becomes very fast and we say that HNI individuals are increasing, we're going to get more billionaires and millionaires into the country. I mean, our own people are going to become. We also know that there is invariably a gap between the haves and the have-nots. So do you think that we are going on the right path in ensuring, because equity is critical for collective development? You're absolutely right. Again, when we look at the way government is putting its resources to use, while it is encouraging wealth creation, it is also collecting record levels of taxes. As you know, direct taxes this year have gone up collection has already gone up by more than 25%. Right. GST collections are record levels now. So government is able to collect revenues from a growing and prosperous middle class and other spenders. And then that money gets spent on the welfare of people who need to be lifted out of poverty. So I think we again, this is the ideal situation as far as governance is concerned, that more people become prosperous and they contribute to nation building, who then help others. So to bridge that inequity, you are right. I agree with you. पुनीत, आपने भी जिक्र किया कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है और डायरेक्ट टैक्सेस के कलेक्शंस बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इसका आकलन हम पिछले महीनों से करें तो वो अभी भी उतने रिकॉर्ड स्तर पे नहीं है जितना कि हो सकता था. क्या माना जाए कि हाँ ठीक है, अर्थव्यवस्था चल तो रही है लेकिन अभी उसमें उतनी तेजी नहीं है, उतना पोटेंशियल नहीं है. कहाँ ये ग्रोथ रुकी कहाँ हुई है और किस वजह से रुकी हुई है? देखिए अमित, अगर आप देखें तो हम चाहेंगे कि और ग्रोथ की जो पेस है वो और बढ़े, लेकिन देखिए ग्लोबल फैक्टर्स या जो कमोडिटी साइकिल्स हैं वो भारत के अपने देश के हाथ में नहीं होती, वो ग्लोबल ट्रेंड्स होते हैं. डिमांड, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट्स में हम काफी चैलेंजेस देख रहे हैं और काफी वहां पर गिरावट आई है एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में. तो ये फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है. उसके बावजूद मैं कहूंगा, अगर आप देखें तो जीएसटी कलेक्शन करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास जाके स्टेबलाइज हो गई है. दिस ईयर वी शुड डू अबाउट 18 लाख करोड़ प्लस जीएसटी कलेक्शन, जो टारगेट से ऊपर है. डायरेक्ट टैक्सेस 25% ऑलरेडी मैंने बताया कि वो टारगेट को एक्सीड कर चुके हैं कलेक्शन. तो क्लियरली वी कैन डू बेटर, बट जो हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी बजट एस्टिमेट्स या जो अभी फिलहाल के जो अनुमान है उससे बेहतर कर रहे हैं. और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जैसे हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे अगले 5 वर्षों में, ये जो टारगेट्स हैं ये भी आगे बढ़ेंगे और हमारे रिसोर्सेज भी ग्रो करेंगे. आई थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ. देखिए पेस ज्यादा है या पेस कम है, ये तो एक एनवायरनमेंट जो है, ग्लोबल फैक्टर्स जो है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा.
ये माना जा सकता होगा कम से कम कि हमारा जो खपत है वो चूंकि घरेलू खपत इतनी है उसकी वजह से हमको अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है या सहायता मिल रही है। चलिए नजर कुछ और डाल लेते हैं एशिया बाजार के हाल पे। एशिया बाजारों में आज आमतौर पर गिरावट का रुझान रहा। जापान का निक्केई 1.9%, सिंगापुर का स्टेज टाइम सूचकांक 1% की गिरावट से बंद हुआ। दक्षिण कोरिया का कोस्पी और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा। हालांकि हांगकांग का हैंगसेंग लगभग 0.5% की बढ़त से बंद हुआ। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में जर्मनी, लंदन और फ्रांस के शेयर सूचकांक 1% से 1.5% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए। यूरोप के प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी से यूरो क्षेत्र के सभी शेयर बाजारों में गिरावट और मंदी का दौर रहा। A quick look at the U.S. market and the oil prices. U.S. stock indices closed sharply lower yesterday, with each of the major averages suffering their biggest daily percentage drop in weeks. U.S. stocks fell as fears intensified that the Federal Reserve's battle against inflation using aggressive interest rate hikes could lead to a recession. The Dow Jones Industrial Average declined 2.3% and the S&P 500 fell 2.5%. The Nasdaq Composite plunged 3.2%. Oil today fell more than 2% as the market assessed the aftermath of interest rate hikes at central banks. However, oil prices were poised for the biggest weekly gains in 10 weeks amid supply disruption concerns and hopes for a recovery of demand in China. In intraday trade, Brent crude was trading at $79.60 per barrel, while WTI crude prices were at $74.55 per barrel. Puneet, the U.S. market, a look at that first. We had heard that inflation was getting tamed, and this time it was expecting that the Fed would, reduce its aggressiveness. Well, it's still continuing that. So, and now they're saying that inflation. So, what is really important now for the Fed to see? Because is it because they've never seen such high inflation before? After 1980s, this is the highest inflation that the U.S. is seeing, and therefore Fed, I think, is kind of came to the battle with all guns blazing. They don't want to give up that fight. They know they're winning the battle, so they know that going forward, inflation will come down, economic growth will come down, but they don't want to give up a fight earlier, because in 1929, I mean, this is the commentary they've given, that during just preceding the Great Depression, when the Fed was raising rates and they saw a dip, they stopped. And that is why inflation came back with huge, in a very vigorous manner. So I think they want to see the inflation control continue for some more time, and only then they will ease up. So right now they are on a fast track to keep rates higher for longer, to keep inflation in check. Yeah, taking no chances. Once bitten, twice shy. Absolutely. पुनीत, मेरा सवाल भी कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ। अमेरिका में डाउ जोन्स में गिरावट है, पूरे एशियन बाजार में गिरावट है, यूरोपीय मार्केट में भी गिरावट है। क्या कुछ ये संकेत भारतीय बाजारों को दबाव में तो नहीं ला रहे? लेकिन एक अच्छी खबर इसके बीच ये आती है, क्योंकि ऑयल, ब्रेंट क्रूड के भाव में अगर गिरावट आती है तो वो कितनी राहत भरी खबर हो सकती है भारतीय बाजारों के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। देखिए, क्रूड हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि ऑयल प्राइसेस नीचे आए तो इन्फ्लेशन भी नीचे आता है, हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको भी राहत मिलती है, तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। अब आपने कहा कि पूरे दुनिया में मेहम कह सकते हैं आप, इक्विटी मार्केट्स को लेकर चल रहा है, लेकिन भारत ने उसमें भी आउट परफॉर्म किया है। मैं अभी समय नहीं है, आंकड़े आपको मैं देता कि भारत का जो प्रदर्शन है वो एक बहुत ही बेहतर प्रदर्शन है कंपेयर टू अदर इक्विटी मार्केट्स। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी ये बता रहे हैं कि हालांकि हम ग्लोबल फैक्टर से प्रेशर में हैं, लेकिन हमारी अपनी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है, वो आउट परफॉर्म कर रही है। नजर डाल लेते हैं सराफा बाजार पे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी के वायदा कारोबार में सोना 90 रुपए की बढ़त से 54,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। हालांकि चांदी 510 रुपए की गिरावट से 67,310 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त से $1,793 70 सेंट प्रति ऑन्स के स्तर पर रहा, जबकि चांदी गिरावट से $23 10 सेंट प्रति ऑन्स के स्तर पर दर्ज हुई। पुनीत, डॉलर में मजबूती, सोने में गिरावट, लेकिन डॉलर में अगर गिरावट है और सोने में उतनी तेजी नहीं है, उसके बदले चांदी में, हमने पिछले सप्ताह भी यही आपसे जिक्र किया था कि सोने के मुकाबले चांदी कितना तेज है। ये सारी चर्चाएं निश्चित तौर पे और जारी रहनी थी, लेकिन समय का अभाव है। तो आज के कार्यक्रम में शामिल होने और चर्चा के लिए धन्यवाद।
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार That's it. Thank you, Puneet. It was truly informative, and thank you for this wonderful conversation. And now, before we close, a reminder of the headlines. Domestic indices fall more than 0.5%. Sensex closes below the 61,350 level. Nifty settles below 18,300 mark. Gold climbs to trade above 54,200 rupees per 10 gram for February contracts at NCX. And Brent crude slips more than 2% to $79.60 per barrel. And that's it for now. Namaskar. Market Mantra.